Hello students, in today's lecture we will discuss about the structure of dicotyledons embryo and monocotyledons embryo. ठीक है, पहले की जो क्लासेस है बच्चों उसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो देखा था कि जब एंडोस्पर्म बन जाता है, ठीक है, हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये डिवाइड करके और क्या बनाते हैं बच्चों, एंडोस्पर्म बनाते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पूरा होने के बाद, न्यूट्रिशन तैयार होने के बाद जाइगोट है वो माइटोटिकली डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनाता है इन एम्ब्रियो सेक। ठीक, जिसमें हमने देखा था कि क्या क्या स्टेजेस आ रही है, टी शेप आ रही है, ग्लोबुलर स्टेज आ रही है, हार्ट शेप स्टेज आ रही है, टॉर्पेडो स्टेज आ रही है और फिर मैच्योर इस तरीके का डाइकोट एम्ब्रियो बनता है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, अ टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडन्स। ठीक है, ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो डाइकोट एम्ब्रियो का है और ये जो लाइन मैंने आपको बोली है ये 2024 में आई है और 2025 में, दोनों बार फिल इन द ब्लैंक्स में दे रहा है। कभी आपसे पूछ लेता है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस को फिलअप के रूप में, कभी पूछ लेता है 2 कोटिलिडन्स को फिलअप के रूप में। ठीक है, तो डायग्राम में देखिए बच्चों, ये जो हमने बनाया है ये 2 कोटिलिडन्स है। ठीक है, ये और ये आपके 2 कोटिलिडन्स है। ठीक है, कोटिलिडन्स हिंदी में बीज पत्र बोलते हैं। इसी के कारण प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनके जो सीड्स होते हैं या एम्ब्रियो डाइकोट्स 2 कोटिलिडन्स के बने होते हैं उनको डाइकोटिलिडन्स प्लांट बोलते हैं। एंजियोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन होता है वो मोनोकोट और डाइकोट प्लांट के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब बात आती है एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये हमारे 2 कोटिलिडन्स हो गए और जो इधर वाला पार्ट है यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो होता है हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, फिर हम ये जो 2 कोटिलिडन्स है इसका लेवल अगर निकालते हैं तो ये यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। अब बात आती है आगे की पार्ट्स की। ठीक है, आगे क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें है। तो बच्चों एम्ब्रियोनल एक्सिस में लेवल ऑफ कोटिलिडन से नीचे का पार्ट, नीचे के लिए क्या वर्ड होता है, हाइपो। क्या वर्ड होता है, हाइपो वर्ड होता है। नीचे के लिए हाइपो वर्ड होता है, हाइपोकोटाइल। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। लेवल ऑफ कोटिलिडन, द पोर्शन विच इज प्रेजेंट इन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स इज नोन एज हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपोकोटाइल के बाद ये जो पार्ट होता है बच्चों ये कहलाता है रेडिकल। रेडिकल, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल। रेडिकल वाला जो पार्ट है बच्चों, यहां से जब सीड जर्मिनेट करेगा तो रूट का डेवलपमेंट होगा, यहां से रूट अराइज होगी। ठीक है, रेडिकल से। ये जो पार्ट है जो रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है वो कहलाता है रूट कैप। रूट कैप, ये चीज ध्यान रखिए, रूट कैप। ठीक है, हम देखते हैं जो भी मतलब रूट्स होती हैं, अब रूट हेयर्स हैं उनके वो प्रोटेक्शन के लिए ऊपर क्या पाई जाती है, रूट कैप पाई जाती है ताकि वो सॉइल में इजीली जा सके, पेनिट्रेट कर सके। अब लेवल ऑफ कोटिलिडन से ऊपर का भाग, ठीक है, ये कहलाता है बच्चों इपिकोटाइल। इपी मतलब ऊपर, अबव, इपिकोटाइल कहलाता है। ठीक है, इपिकोटाइल का जो अपर पार्ट है, ये ऊपर का पोर्शन है, ये कहलाता है बच्चों प्यूम्यूल। प्यूम्यूल, ठीक है, प्यूम्यूल क्या करेगा, रेडिकल रूट को डेवलप कर रहा था, प्यूम्यूल है वहां से शूट टिप बनेगा। जब सीड जर्मिनेट करेगा तो प्यूम्यूल से शूट टिप या जो शूट है वो राइज होगी। ठीक है, जब हम इनको सीड को जर्मिनेट करते हैं, जितने भी डाइकोट सीड जैसे कि दाल है, ग्राम ले लो, राजमा ले लो, ग्राम में चने में बहुत अच्छा दिखता है, मटर में बहुत अच्छा अपनी सीड घर में जर्मिनेट करके उनको अंकुरित करके आप देख सकते हैं 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे। जो 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं बच्चों उसमें से एक है वो रेडिकल होता है और रेडिकल है वो रूट में जाके रूट की तरह डेवलप होता है, जबकि जो अपर पार्ट होता है वो शूट के रूप में आता है और फिर वो लीव्स निकाल देते हैं। ठीक है, इस दौरान मूंगफली में भी ऐसे होता है। इस दौरान अब इनको
न्यूट्रिशन चाहिए, वही बात आ जाती है पोषण कहाँ से मिलेगा, हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये जो दो कॉटिलिडन्स है इनका काम क्या है, न्यूट्रिशन देना, न्यूट्रिशन देने का काम होता है कॉटिलिडन्स का। इसीलिए एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो उसमें ये कॉटिलिडन्स बनते हैं। कॉटिलिडन्स का काम है जब सीड जर्मिनेट हो रहा है और जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाता तब तक ये अपना स्टोर्ड फूड है वो इनको देते हैं। ठीक है, ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रियो। जितनी भी दालें होती है, पल्सेस होती है, उसमें आप आराम से देख सकते हो। ठीक है ना, मटर में देखो, ग्राम में देखो, बीन्स में देखो, राजमा में देखो। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब हम दूसरी तरफ मुड़ते हैं तो ये क्या है आपका मोनोकॉटिलिडन्स एम्ब्रियो। नाम से पता लगा, मोनो मीन्स सिंगल एम्ब्रियो। ठीक है, ये इसका हमने लेटरल सेक्शन लिया है, लेटरल सेक्शन ऑफ एम्ब्रियो ग्रास का पोएसी फैमिली के जो सदस्य होते हैं, ग्रामिनी फैमिली के जो सदस्य होते हैं, उनके पास एक सिंगल कॉटिलिडन होता है। बच्चों, सिंगल के लिए हमने वर्ड किया है मोनो, और साइड में होता है लेटरल मतलब साइड में रह रहा है। ठीक है, इसका भी अगर हम एम्ब्रियोनल एक्सिस निकालते हैं तो सेंटर के मध्य में से जा रहा है ये, तो ये हो गया इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के साइड में एक मात्र कॉटिलिडन होता है, एक के लिए वर्ड आ गया मोनोकॉट, और उसका नाम है स्पेसिफाई किया हुआ स्कूटेलम। अब फिल इन द ब्लैंक्स अगर देना है एग्जामिनर को तो वो सीधा यही देगा, द मोनोकॉट द कॉटिलिडन प्रेजेंट इन मोनोकॉट एम्ब्रियो इज नेम्ड एज या इज नोन एज स्कूटेलम। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दे सकता है। अब बात करते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस में। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में वही वाली बात है, अगर आप कॉटिलिडन का अपर पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे बच्चा एक चीज और पाई जाती है, कोलियोप्टाइल वर्ड है, कोलियोप्टाइल वर्ड। ठीक है, कोलियोप्टाइल किसको कवर कर रहा है, शूट एपेक्स को कवर कर रहा है। ठीक है, कोलियोप्टाइल इसको कवर कर रहा है जो आगे जाके जब जर्मिनेट होगा तो यहाँ से शूट निकलेगा। ठीक है, फिर लोअर पोर्शन देखिए आप तो नीचे की तरफ, ठीक है, वर्ड आ रहा है कोलियोराइजा। दिस कोलियोराइजा इज प्रोटेक्टिंग द रेडिकल पार्ट। राइजा वर्ड या राइजोइड वर्ड, जैसे ब्रायोफाइट्स में हम राइजोइड्स पढ़ते हैं कि ब्रायोफाइट्स में रूट्स नहीं होती, वहां पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, राइजोइड्स, राइजा वर्ड, ये सब किसको डिटेक्ट कर रहे हैं, रूट को दे रहे हैं। ठीक है, तो रेडिकल को ये प्रोटेक्ट करा, और रेडिकल का काम क्या है बच्चों, रूट में डेवलप होना एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। फिर वही वाली बात है कि भाई रूट कैप भी होगी जो रूट को प्रोटेक्शन देगी, प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या स्ट्रक्चर है मोनोकॉटिलिडन्स एम्ब्रियो के। अब कुछ स्पीशीज होती है तो उसमें क्या होता है कि एक डीजेनरेट फॉर्म में बोल दो या एक एक्स्ट्रा के फॉर्म में जो कॉटिलिडन है वो परसिस्टेंट रहता है। ठीक है, उसका कोई रोल नहीं होता और वो छोटा सा होता है, ये देखिए इस फॉर्म में, इसको बोलते हैं इपीब्लास्ट। क्या बोलते हैं इसे, इपीब्लास्ट। ठीक है, तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में आपने बच्चों 3 नए वर्ड्स पढ़े। स्कूटेलम क्या है, कॉटिलिडन को बोला गया है। स्कूटेलम किसको बोला गया है, कॉटिलिडन को बोला गया है। ठीक है, फिर कोलियोप्टाइल किसको कवर करेगा, शूट एपेक्स को कवर करने का काम करेगा। फिर नीचे देखते हैं तो नीचे एक वर्ड आता है कोलियोराइजा का काम है कि ये रूट या रेडिकल पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा बच्चों। ठीक है, उसके अलावा ये जो कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल है ये एक कवरिंग के रूप में, शीट के रूप में है बच्चों। ठीक है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर की तरफ जो पोर्शन है और पार्श्व में, साइड में, उसको बोलते हैं स्कूटेलम। क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आप कभी भी गेहूं, मेज, पीज, इनके जो सीड्स हैं उनको जर्मिनेट करके देखिए। ठीक है, और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर रेडिकल में से और
आपके यहाँ कोलियोप्टाइल में से फाइबर्स या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, ठीक है। रेडिकल्स में से रूट और प्यूम्यूल से शूट निकलते हैं, नहीं निकलते हैं, ठीक है। अपन काफी करते हैं, मूंग को काफी ज्यादा जर्मिनेट किया जाता है और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन देने का काम कौन कर रहे हैं, कोटिलिडन्स कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मोनोकॉट में कोटिलिडन एक ही है, पर बच्चों मोनोकॉट के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद भी अगर आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ऐसे सीड कहलाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। तो ये आता कहाँ पे है, ज्यादातर इसके एग्जाम्पल कहाँ आ रहे हैं, यही मोनोकॉट एम्ब्रियोज में, ठीक है। मेज के अंदर देख लो, गेहूं में देख लो, तो जौ में देख लो, इनके अंदर कोटिलिडन एक ही है, तो न्यूट्रिशन देने के लिए भी एक ही है। तो नेचर ने क्या किया, एंडोस्पर्म को भी परसिस्टेंट रखा, एंडोस्पर्म को भी यहाँ पे मौजूद रखा है। तो एंडोस्पर्म भी क्या करेगा, एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। तो वो सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है वो तो होते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड, और वो प्लांट्स, ठीक है, या वो सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता, ठीक है, जैसे कि हमारे डाइकोट जी हैं, इनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है, ठीक है। तो ये सीड्स कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। क्या कहलाते हैं बच्चों, नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम अपनी अगली क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।